आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाज के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में एक काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ, यह काम वाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वह काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैं उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे उस कामवाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वह कामवाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे बड़े बेटे ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था। वह मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त घर आया तो मुझे कहने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को तुम, क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी है। मेरे इस बात पर मेरा बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया और मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी जिससे शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वह बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी और चीख कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी करवाएंगे या नहीं। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैं घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हर बात माननी ही पड़ी और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा, माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगे। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी सी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारी के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता और उस काम वाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। उसकी यह बातें मुझे अजीब लगती थी। मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह काम वाली बहुत अच्छी है और उनके हर छोटे बड़े काम वही संभालती है। यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारी में उस काम वाली ने बहुत हाथ बटाया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई कि मेरी बहू ने अपने काम वाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपने काम वाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपने काम वाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले दिन से मुझे भी बहुत परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब ही थी कि वह दहेज में भी उस काम वाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। उस काम वाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस काम वाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उस कपड़ों को पहनकर वह काम वाली लड़की नहीं लग रही थी। मेरे कई रिश्तेदार ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बांधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बताती कि यह बनी ठंडी लड़की मेरी बहू की काम वाली है। मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा,
मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अब यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं एक काम वाली है तो वह क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वह बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाले काम वाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरे बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा चाहें इसे अपना काम करवा लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि यह बेचारी तो बहुत अच्छी हैं, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस काम वाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारी के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई हैं, तुम उनके हाथ पैर दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से उनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि यह आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी प्रार्थना है। मैं चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना मेरी बहू। मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस काम वाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उसकी खूबसूरती देखकर मैं तो चौंक गई, बहुत ज़्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसने कैसा भाग्य पाया है, एक तो काम वाली ऊपर से गूंगी। खैर, वह काम वाली बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। कुछ था भी वह बहुत ज़्यादा शरारती। जब भी काम वाली उसके सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता और उसे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्या इस बेचारी को बार बार चिढ़ाते रहते हो। वो रोज़ रात को मेरे सर और पाँव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उसने संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाता था कि माँ, यह मुँह तो ऐसे ढक कर रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आई, तभी मेरी काम वाली उनके सामने घूंघट में आई। तो उसके जाने के बाद मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, ये घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर से है, इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूर करके घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपने दोस्त से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इन सब बात पर मेरी दोस्त मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या। हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसा नहीं करती। तुम इस काम वाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, अब मुझे वह सीधी सादी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक़ये याद आने लगे जिससे मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई। एक दिन मैं बहू के कमरे में गई तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से बहू के अलावा भी किसी और औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में से किसकी आवाज़ आ रही थी। तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह काम वाली तो बोल ही नहीं सकती है, शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस काम वाली को हमारे घर में आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वह आज कैसे बोल सकती है।
इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आ गई कि 5 दिन पहले जब यह कामवाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट हटा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। यह तो घर में इतना घूंघट करके रहती है, अब क्या बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है। शाम को जब वो घर लौटकर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तो उसने मुझसे इशारों में कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह काम वाली हमारे घर आई है। खैर, यह बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा, क्योंकि वह जो बिना घूंघट की गई थी उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा कर रख दी थी। मैंने उससे पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी बिना घूंघट के क्यों गई थी, तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर कामवाली ने नाम में सिर हिलाया। मुझे तभी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरी दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग में शक पैदा कर दिया। मैं शाम को इस कामवाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो, यह बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द है, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और पीछे हटने लगी। उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इसका चेहरा देखकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं उसका घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वह तेज़ तेज़ कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, यह क्या हुआ माँ, आप इसके पीछे क्यों भाग रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैं तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप इसका चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने अपने बहू से गुस्से से कहा, इसकी घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इसे कहो कि या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से चली जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह इस घर से भी नहीं जाएगी, क्योंकि यह मेरी काम वाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती हैं मेरी काम वाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि क्या मेरी बहू एक काम वाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि यह आप सास बहू और इस कामवाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बहुत बुरा सा मुँह बनाकर देखा और इस कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी काम वाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांग लीजिए। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू काम वाले को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी काम वाली से भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले लगा कर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिन की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैं थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसके एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इस कामवाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, फिर वह आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठा कर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालिक तो कभी नौकर को गले नहीं लगा सकता और ना ही उसको इतना सिर पर चढ़ाता है। फिर मेरी बहू ऐसे क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उसको मेरे सारे काम करने से मना कर दिया। वह ज़्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और उस कामवाली को मेरे करीब भी नहीं फटकने देती थी। मैं भी ये सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज़ ही उस कामवाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती थी और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उसे कहना
कि वह मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। मेरी बात सुनकर वह किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे की चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तेज़ी से बिस्तर से उठी और भागते हुए किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो वहां जो नज़ारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस काम वाली का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह काम वाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, ताकि यह भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने, तो मैंने देखा कि यह अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ गई। मैंने इसका चेहरा देख लिया है। इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैं आपकी कामवाली की शक्ल देख चुका हूँ और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती उसका घूंघट खींच लिया। जब मैंने उसे कामवाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इससे पहले कहीं देखा है। ज़रा ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि यह तो वही है, मासूम लड़कियों के कातिल जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर नज़र आ रही हैं। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ में बताया था कि इस लड़की ने अपने 5 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि वह लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसने जलन और दुश्मनी में अपने मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि यह कातिल लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उसको पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने बहू के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वह करना। हम दोस्तों का ग्रुप था, हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी एक दोस्त को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरी दोस्त को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी अजीब पागल है, और सच में वह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वह सब लोगों के सामने उसको प्रपोज करने लगा। हम सब लड़कियों को बहुत गुस्सा आया कि लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। इसी बात पर मेरी दोस्त ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाए और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने इस बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने को सोचा। वह लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद हम सभी दोस्त एक घर पे इकट्ठे हुए थे और खाना खाते हुए हम सब चौंक गए क्योंकि मेरी दोस्त के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब हम कमरे में देखने गए तो वह लड़का चाकू से उसको मार रहा था। उस साइको लड़के ने एक एक करके मेरे दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां खिड़की से कूद गई। तेजी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरे सभी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे भी ना मार दे, लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरे सारे दोस्तों के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला
और मेरी बहन मुझे अपने काम वाली बनाकर अपने साथ ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस से बचाने के लिए ही लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिनों में ये सारे सबूत पुलिस को देने वाले हैं ताकि मेरी बहन बेगुनाह साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीने में जमा किए थे, और यह सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह गई थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वह जो सारे सबूत इकट्ठे किए थे वह पुलिस में दे दिए और अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।